एम्प्लॉई ਜਿਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਅਗਰ ਬੇਸਿਕ ਸੈਲਰੀ 10,000 ਰੁਪਏ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤੇ 10,000 ਦਾ ਇੱਕ ਪੋਰਸ਼ਨ ਨਾਰਮਲੀ 12% ਜਿਹੜਾ ਅਮਾਉਂਟ ਹੈ ਉਹ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰਦਾ ਹੈ EMPLOYEE ਨੂੰ ਅਗਰ ਬੇਸਿਕ ਸੈਲਰੀ 10,000 ਰੁਪਏ ਹੈ ਤੇ 10,000 ਰੁਪਏ ਉਹਨੂੰ ਘਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੇ he will be getting a sum of rupees 8,800 8,800 रुपए उसे मिलेंगे 1,200 रुपए इस 10,000 रुपए में वो प्रोविडेंट फंड में जमा करा देगा अब जैसे 1,200 रुपए ये जमा करा रहा है एम्प्लॉयर जो है उसका वो भी उसके 1,200 रुपए अपने पॉकेट से जमा कराएगा तो एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन दोनों का मिला के 2,400 रुपए जो है वो एम्प्लॉय के प्रोविडेंट फंड में चले जाएंगे ठीक है जी अब ये जो 2,400 रुपए हैं ये एम्प्लॉय के जो प्रोविडेंट फंड में जाएंगे ये किसी ट्रंक में नहीं जा रहे हैं ये इन्वेस्ट हो रहे हैं क्योंकि प्रोविडेंट फंड जो है वो एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है जिसके पास बहुत सारे लोगों का मतलब दुनिया भर के एम्प्लॉयज का पैसा है प्रोविडेंट फंड जो है वो दो तरह के होते हैं एक होता है रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड आरपीएफ कहते हैं और दूसरा जो होता है वो अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड होता है इसको हम मतलब इसकी जो रिकॉग्निशन है वो हमको कमिश्नर ऑफ प्रोविडेंट फंड है वो देता है अगर कमिश्नर जो है वो कह रहा है कि ये रिकॉग्नाइज है तो वो आरपीएफ हो जाएगा अगर वो कह रहा है कि अभी हमने इसे रिकॉग्नाइज नहीं किया तो वो यूआरपीएफ हो जाएगा अनरिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड हो जाएगा हाल फिलहाल के लिए हम मानते हैं कि हमारी इन्वेस्टमेंट्स रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में ही जा रही हैं अनरिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड को एकदम के 1 मिनट के लिए हम छोड़ देते हैं ये पैसे जो हैं ये 2,400 रुपए इधर आके हर महीने एक एम्प्लॉय के इन्वेस्ट हो गए ये उस एम्प्लॉय के हुए जो 10,000 रुपए सैलरी ले रहा है अगर एम्प्लॉय की सैलरी 50,000 रुपए होती तो ये अमाउंट जो है ये 2,400 ना होके इट वुड हैव बीन सीधा सीधा जो है 12,000 रुपए हो जाता है ये इन 5 गुना इसका 10,000 की जगह 50,000 सैलरी हो तो 1,200 की जगह 6,000 और इस 1,200 की जगह भी 6,000 तो 12,000 रुपए आ जाते ऐसे बहुत सारे एम्प्लॉयज हैं जो लाखों रुपए में महीने की सैलरी लेते हैं उनके उस हिसाब से 1-1 लाख रुपए भी हैं जो जा रहे हैं तो ये एक बहुत बड़ा चंक बन गया जहां पर पैसा आ रहा है रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड के पास तो ये रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड या जो प्रोविडेंट फंड है ये क्या करेगा इस पैसे को ये इस पैसे को इन्वेस्ट कर देगा क्योंकि यहां से जो पैसे विड्रॉ करने हैं वो किस एम्प्लॉय ने कब करने हैं वो एम्प्लॉय तभी कर सकता है जब वो रिटायर हो रहा होगा या जब एक कंपनी से रिजाइन कर देगा उससे पहले वो ये विड्रॉ नहीं कर सकता विड्रॉ के लिए एम्प्लॉय अगर प्रोविडेंट फंड से विड्रॉ करना चाहता है तो कोई बहुत सॉलिड रीजन होना चाहिए वो जो सॉलिड रीजन है वो कुछ डिफाइंड रीजंस है कि आपको एक तो अगर घर बनाना है तो आप पैसे विड्रॉ कर सकते हैं बिना जॉब छोड़े हुए दूसरा आप प्रोविडेंट फंड से विड्रॉ तभी कर सकते हैं अगर कोई जो है बड़ी मेजर दुख तकलीफ आ जाती है कोई सिकनेस आ जाती है घर में किसी फैमिली मेंबर को या एम्प्लॉय को खुद को तो वो विड्रॉ कर सकता है तीसरा जो है पैसा विड्रॉ कर सकता है बच्चों की शादी के लिए इन 3 रीजंस के अलावा प्रोविडेंट फंड से पैसा निकालना बड़ा मुश्किल है मींस यू हैव टू गिव इन 1 2 3 इन तीनों में से कोई एक रीजन देना पड़ता है तो आपको जो है प्रोविडेंट फंड से विड्रॉ कर सकते हैं तो यानी कि एक तरह की ये रेकरिंग डिपॉजिट है एक ऐसा पैसा है जो डिपॉजिटर जल्दी से वापस नहीं मांगेगा प्रोविडेंट फंड जो मैनेजर होगा जो प्रोविडेंट फंड के ट्रस्टीज होंगे जिनको पता होगा कि यार ये पैसा तो अभी जो है वो 10 साल 15 साल 25 साल इससे पहले कहीं निकलेगा ही नहीं तो वो उसको जो है लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज में लगाएगा जहां पर इंटरेस्ट जो है वो ज्यादा मिलता है मींस अगर नॉर्मल एफडी 1 साल की 7% की होती है तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जो हैं वो जो 15-15 साल की इन्वेस्टमेंट्स होती हैं वो 7% की जगह 8.5% के करीब ब्याज दे रही होती है तो वो जो है वो बिगर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे पैसे को इन्वेस्ट कर देगा क्योंकि 15 साल बाद आपको चाहिए है हम भी 15 साल बाद विड्रॉ करके आपको दे देंगे तो आपको वो जो रिटर्न है वो बड़ी मेजर मिलती है फिर सेकंड जो है ये रिटर्न आपको कंपाउंडिंग के साथ मिलती है मींस आपने पहले साल जो पैसे लगाए मीन अगर 2,400 रुपए मंथ के हुए तो साल के जो हैं वो हो गए
करीब करीब 28-29 हजार रुपए या 30 हजार रुपए मान लेते हैं एक बार को हाइपोथेटिकली हम, कि 30,000 रुपीज एक साल के आपने इन्वेस्ट किए। इस 30,000 रुपए के ऊपर जो इन्वेस्टमेंट की रिटर्न्स हैं, इफ इट कम्स एट द रेट ऑफ से 8%, 8% की रेट से अगर रिटर्न आए, तो 8% ऑफ 30,000 विल वर्क आउट टू बी 2,400। अगली बार आपको जो है रिटर्न, एक 30,000 तो आप एडिशनल जमा कराओगे, उस पे आ ही रही होगी, साथ में इस 32,400 रुपए के ऊपर भी आपको जो है वो रिटर्न मिलेगी एडिशनल। मीन्स 30,000 अगले साल के जो डिपॉजिट होंगे उस पे रिटर्न मिलेगी, प्लस इस 30,000 प्लस 2,400 पे भी आपको रिटर्न मिलेगी। तो अगली बार आपको जो ब्याज है वो इन दोनों सम्स पे मिला के मिलेगा। फिर उससे अगले साल ये पूरे सम जो है इस पे भी आपको इंटरेस्ट मिलेगा, और साथ में जो 30,000 या 40,000 आप उस साल जमा कराएंगे उस पे भी इंटरेस्ट मिलेगा। तो बेसिकली आप चक्रवर्ती ब्याज के अंदर आ जाते हैं, उस वजह से रिटर्न आपकी बहुत बड़ी हो जाती है। आपका कहना कुछ हद तक सही है कि ये 1.5 गुना के करीब आपको पैसे मिल सकते हैं, बट 1.5 गुना के करीब पैसे जो हैं, अगर आपकी इन्वेस्टमेंट जो है वो 15-16 साल तक चल रही है तो होते हैं। अगर आपकी इन्वेस्टमेंट जो है वो 15-16 साल की जगह 20-25 साल 30 साल चल जाती है, तो जितने पैसे आपने जमा कराए हैं उसका 3 या 4 गुना भी मिल सकता है, 5 गुना भी मिल सकता है। क्योंकि ब्याज जो है, ब्याज के ऊपर ब्याज जब मिलना शुरू होता है तो बहुत जबरदस्त तरीके से बढ़ता है। तो आपको जो इंटरेस्ट रेट है दैट, आज की डेट में जो इंटरेस्ट रेट है दैट इज एट 8% और 8.5%, 8-8.5% के हिसाब से इंटरेस्ट जो है वो मिलता है जो प्रोविडेंट फंड में इन्वेस्ट कर रहे होते हैं। तो नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड कि इनकम टैक्स में इसका क्या है। हमने प्रोविडेंट फंड के गुणगान नहीं करने हैं, हमने जो चीज समझनी है वो ये समझनी है कि इनकम टैक्स इसमें कितने हिस्से पे लगता है। प्रोविडेंट फंड लगाने, अगर प्रोविडेंट फंड में एम्प्लॉय पैसे लगा रहा है तो उसको इनकम टैक्स के कुछ बेनिफिट्स मिलते हैं या नहीं मिलते हैं। तो हमें वो स्कीम ऑफ थिंग्स जो है वो समझनी है। क्लियर? प्रोविडेंट फंड क्लियर है? बस उसकी हमें इतनी समझ लेनी थी, प्रोविडेंट फंड होता क्या, आपकी सैलरी में से एक हिस्सा कट के आप प्रोविडेंट फंड में जमा करा देते हैं। वो प्रोविडेंट फंड रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड भी हो सकता है, वो प्रोविडेंट फंड अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड भी हो सकता है। अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं तो वो ना रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड होता है ना यूआरपीएफ होता है, उसको हम स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड कहते हैं। स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड, या फिर इसको हम जो है, जब आप गवर्नमेंट एम्प्लॉइज बन जाएंगे तो आपको एक टर्म सुनाई देगी जिसको हम जीपीएफ कहते हैं, जनरल प्रोविडेंट गवर्नमेंट प्रोविडेंट फंड या जनरल प्रोविडेंट फंड कहते हैं। इज इट क्लियर? चलें आगे। अगर प्रोविडेंट फंड समझ में आ गया तो अब इसकी टैक्सेबिलिटी की तरफ नजर मार लें हम। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So, Provident Fund is a scheme intended to give substantial benefits to an employee. At the time of his retirement under this scheme, अगर एम्प्लॉई जो है वो अपनी सर्विस में कभी प्रोविडेंट फंड से पैसे नहीं निकलवाएगा तो उसके पास एक बहुत मेजर चंक जो है पैसों का इकट्ठा हो जाएगा, क्योंकि उसको इस पे कंपाउंड इंटरेस्ट मिल रहा होगा, उसकी अपनी सेविंग होएगी, वो इतना कॉन्फिडेंट हो जाएगा कि वो पैसे जोड़ भी सकता है और उस जुड़े हुए पैसे को बढ़ा भी सकता है, पैसे उसको जब वो मिलेंगे तो। A specified sum is deducted from salary of employee each month at a or at regular intervals. So हम at regular intervals वो 15 दिन 10 दिन की सैलरी अगर उसे मिलती है तो भी होता है, बट हमारे यहाँ पर एक महीने की सैलरी मिलने का फैशन है, तो मंथली इज द राइट स्टेटमेंट। As is contribution towards the fund, the employer also generates the employer also generally contributes the same amount out of its pocket to the fund। मतलब जितने पैसे एम्प्लॉय जमा करा रहा है उतने ही पैसे एम्प्लॉयर भी जमा करा रहा है। कोई एम्प्लॉयर एहसान नहीं कर रहा है, ये सीटीसी एग्रीड होता है। जब आप एम्प्लॉय जॉब करना शुरू करते हो तो आपको सैलरी
डायमेंशंस ऐसी ही बताई जाती हैं। इसका जो बेसिक एडवांटेज होता है कि आपकी सैलरी जो होती है, जो बेसिक सैलरी है, उससे जो प्रोविडेंट फंड का हिस्सा गया, मीन्स वो तो आपका खर्चा है, तो आपको तो पूरी इनकम पे टैक्स देना है। इस प्रोविडेंट फंड जो आप अपनी जेब से दे रहे हो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। पर्टिकुलरली इन द डिफॉल्ट टैक्स रिजीम, न्यू टैक्स रिजीम में आप प्रोविडेंट फंड में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, कोई कोई इम्पैक्ट नहीं आता है आपकी सैलरी में। बट एम्प्लॉयर जो है, जो आपकी सैलरी आपके प्रोविडेंट फंड में कंट्रीब्यूट कर रहा है, वो सैलरी का हिस्सा नहीं माना जाता है। दैट एज पर इनकम टैक्स एक्ट, contribution by employer to employees PF, that is not considered as salary. अब वो अगर सैलरी का हिस्सा नहीं माना जाएगा तो वो टैक्सेबल भी नहीं होगा। तो बेसिक एडवांटेज आपको मिलता है, एक तो आपके पैसे खर्च नहीं होते, वो जुड़ जाते हैं। दूसरा, आपको वो जो पैसे आपको सैलरी एम्प्लॉयर दे रहा है, वो सैलरी मानी ही नहीं जाती है, उस पर टैक्स लगता ही नहीं है। तो आपके लिए वो जो है फायदा ही फायदा है। एक तो आपने पैसे सैलरी के आपके जो है वो सीधा सीधा सेविंग्स में चले गए, सेविंग्स में ही नहीं चले गए, बड़ी अच्छी इन्वेस्टमेंट पे चले गए। और दूसरा जो है, जो आपने सैलरी अर्न करी उसके ऊपर इनकम टैक्स नहीं लगा। तो ये एक एडवांटेज हो जाता है जब एम्प्लॉयर आपके लिए कंट्रीब्यूट कर रहा है टू योर प्रोविडेंट फंड। The contribution of the employer and the employee are invested in approved securities. जो contribution कर रहे हैं employer और employee, वो approved securities में invest की जाती हैं। approved securities जो हैं, ये government approved securities हैं। they are considered to be safe securities. यहाँ पर पैसे जो हैं आपके रिस्क पे नहीं होते हैं। ये बहुत सारी सिक्योरिटीज होती हैं जो सॉवरेन गारंटी के साथ आती हैं। जब हम बोलते हैं सॉवरेन गारंटी, तो सॉवरेन गारंटी का मतलब होता है गवर्नमेंट गारंटी दे रही है, हिंदुस्तान की सरकार अगर गारंटी दे रही है, तो इससे बड़ी सेफ्टी क्या हो सकती है। Thus the credit balance, जो आपके क्रेडिट बैलेंस है इन ए प्रोविडेंट फंड अकाउंट ऑफ एम्प्लॉय, दैट कंसिस्ट ऑफ 4 डिफरेंट कंट्रीब्यूशंस। पहली कंट्रीब्यूशन जो हो गई वो एम्प्लॉय की अपनी कंट्रीब्यूशन हो गई। सेकंड कंट्रीब्यूशन जो हुई वो हुई आपकी, जो है जो कंट्रीब्यूशन आपने करा है, जो ये 2400 रुपए महीने के गए हैं या पूरे साल के जो हैं वो 30,000 रुपए इकट्ठे हुए थे, उसमें से 15,000 एम्प्लॉय ने इकट्ठे किए हैं। उस 15,000 रुपए के ऊपर ब्याज जो मिला होगा, उस 15,000 रुपए के ऊपर 12% ब्याज मिला होगा। 15% के ऊपर 12% ब्याज हो गया आपका 1,800 रुपए। ठीक है जी। बट ये 15%, 15,000 पे जो 18% ब्याज हुआ, दिस टर्न्स आउट टू बी 1,800 ओनली इफ ये पूरे साल का हो तो। बट ये 15,000 के ऊपर 12% ब्याज पूरे साल का नहीं ना मिला हमें। मतलब 15,000 रुपए तो आपने किश्तों में इकट्ठे किए हैं, 2400 करके, या मतलब इस हिसाब से, मींस दैट आल्सो डज नॉट, 2400 इंटू 12 भी जो है दैट आल्सो इट्स नॉट 15,000। 2400 इंटू 12 जो है वो 28,800 होता है। बट हम 28,800 को जो है, मतलब एक बार को 30,000 मान लेते हैं और 30,000 को डिवाइड बाई 2, 15,000 आपकी कंट्रीब्यूशन मान लेते हैं। तो 15,000 रुपए के ऊपर जो है आपने 15,000 प्रोविडेंट फंड में कंट्रीब्यूट किए, मींस एम्प्लॉय की कंट्रीब्यूशन एक बार को 15,000 थी। इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन दैट विल वर्क आउट टू नॉट 1,800, क्योंकि आपने पहले महीने जो है जिस पे आपको ब्याज मिलना है वो 0 पे मिलना है। दूसरे महीने आपने जो पैसे दिए होंगे 2400 या 2500 रुपए, उसके ऊपर ब्याज मिलना है। तो ये 1,800 ना होके इंटरेस्ट ऑन फर्स्ट ईयर कंट्रीब्यूशन विल बी 900। मींस ये ऑलमोस्ट आधा ब्याज मिलेगा आपको, क्योंकि पहले आपके पैसे कम होंगे और बाद में जो है वो 15,000 तक पहुंचेंगे लास्ट में। उस 15,000 रुपए के ऊपर, मतलब 15,000 से एक किश्त कम 11वीं किश्त पे ही आपको इंटरेस्ट मिलना है। 15,000 पे तो आपको इंटरेस्ट मिलना ही नहीं है। तो एक एक आपको जो है वो एम्प्लॉय की कंट्रीब्यूशन हो गई, दूसरा उस साल का ब्याज हो गया, या ये जुड़ता चला जाएगा, इंटरेस्ट हमेशा जुड़ता चला जाएगा एम्प्लॉय की कंट्रीब्यूशन पे। तीसरा जो है एम्प्लॉयर की कंट्रीब्यूशन हुई, वो भी 15,000 रुपए हो गई। और चौथा जो है वो एम्प्लॉयर की कंट्रीब्यूशन पे भी जो है आपको इंटरेस्ट मिलना है, दैट विल अगेन बी 900। सो टोटल जो है वो आपका इस टाइप से जो ब्याज बनेगा।
अगर इंटरेस्ट जो है दैट इज एट 12%, अगर इंटरेस्ट जो है वो 8% होगा तो ये रिलेटिवली कम हो जाएगा। तो वी हैव टू डू द कैलकुलेशन, मींस अगर कुछ जो है हमें दिया होगा तो हमें ये कैलकुलेशन करनी है। ये बड़ा हाइपोथेटिकल सी चीज बताई है मैंने आपको, ठीक है, दिस इज प्योर हाइपोथेसिस। प्रोविडेंट फंड में ये जो 4 कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं ये समझ में आ गई? क्या क्या पैसे पड़े होंगे आपके पास? एक एम्प्लॉय की कॉन्ट्रीब्यूशन होगी, एक एम्प्लॉयर की कॉन्ट्रीब्यूशन होगी, एक एम्प्लॉय की कॉन्ट्रीब्यूशन पे ब्याज होगा और दूसरा जो है एम्प्लॉयर की कॉन्ट्रीब्यूशन पे ब्याज होगा। ये बातें समझ में आ गई हैं आपके? तो आगे बढ़े। यस, नो, आई एम वेटिंग फॉर द Yes, आंसर। sir. Yes, sir. Yes, sir. The accumulated balance is paid to employee at the time of his retirement or resignation. In the case of death of the employee, the same is paid to the legal heirs. Legal heirs means जो उसके बाद में जो बचे हुए सक्सेसर्स होते हैं, उसको जो है, उनको जो है वो प्रोविडेंट फंड के पैसे मिल जाते हैं। तो जो एक्यूमुलेटेड बैलेंस है वो एम्प्लॉय को मिल जाएगा, या फिर एम्प्लॉय अगर चला जाता है तो फिर उसके जो सक्सेसर्स हैं उसको मिल जाएगा। The provident fund represents an important source of small saving available. Hence, the Income Tax Act gives certain deductions on savings in a provident fund. कुछ deductions देता है Income Tax Act जो है। वो क्या है deductions जो देता है? तो पहले तो जो है आपका टाइप्स ऑफ प्रोविडेंट फंड जो है, अभी तक हमने पिछली स्लाइड में डिस्कस करा कि 3 टाइप्स के प्रोविडेंट फंड अभी बात कर चुके हैं हम। एक रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड है, एक अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड है, और तीसरा जो है वो स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड है। जो एम्प्लॉइज के लिए प्रोविडेंट फंड होते हैं वो ये 3 ही होते हैं, रिकॉग्नाइज्ड, अनरिकॉग्नाइज्ड, स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड किन के लिए होता है जी? किस टाइप्स के एम्प्लॉय स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड एंजॉय करते हैं? Sir, government employees. गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, जो पंजाब गवर्नमेंट, हिमाचल गवर्नमेंट का एम्प्लॉय होगा या जो सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉय होगा, वो सब जो है उनके पैसे प्रोविडेंट स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड में जाएंगे। स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड का एक और यूनिक फीचर है, ये रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड और अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में कंट्रीब्यूशन जो है वो एम्प्लॉय की भी होती है और एम्प्लॉयर की भी होती है। स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड में जनरली एम्प्लॉय ही कंट्रीब्यूट करता है, एम्प्लॉयर की कंट्रीब्यूशन नहीं होती, एम्प्लॉय ओनली कंट्रीब्यूट्स। ठीक है जी, एम्प्लॉयर यहां कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा होता। प्रोविडेंट, पब्लिक प्रोविडेंट फंड क्या है ये अभी हम बाद में बात करते हैं। अभी जब क्या कहते हैं डेफिनेशन बताई थी आपने प्रोविडेंट फंड की, तो आपने बोला था कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड में जो है पैसे इन्वेस्ट किए जाते हैं, एम्प्लॉय भी करता है, एम्प्लॉयर भी करता है। तो अब हमने जो है आज के बाद समझ लेना है कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड जो है वो अलग से एक सेविंग इंस्ट्रूमेंट है, उसमें एम्प्लॉयर एम्प्लॉय दोनों में से कोई भी नहीं खर्चता। अगर कोई जो है बिजनेस कर रहा है वो भी पब्लिक प्रोविडेंट फंड में अकाउंट खोल सकता है। ये अकाउंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और पोस्ट ऑफिस में खुलते हैं। ये क्या होता है ये हम लास्ट में बात करेंगे जब प्रोविडेंट फंड वाला ये इन तीनों चीजों को कवर कर चुके होंगे। ठीक है जी। तो रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड जो है ये अप्रूव कौन करता है? दिस इज अप्रूव्ड बाय द कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। इनकम टैक्स का कमिश्नर है, ये बताता है कि ये टेक प्रोविडेंट फंड आपका दिस इज रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड और नॉट। तो इसमें जो है ये प्रोविडेंट फंड बेसिकली दो तरह से संचालित होता है, मैनेज होता है। एक तो जो है वो गवर्नमेंट ही प्रोविडेंट फंड को मैनेज कर रही है, ये गवर्नमेंट जो है ये सेंट्रल गवर्नमेंट मैनेज करती है, एंड दिस इज डन एज ईपीएफ, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड कहलाता है। इसमें कमिश्नर प्रोविडेंट फंड होता है, वो इसे मैनेज कर रहे होते हैं, उनके ट्रस्टीज होते हैं वो इसे मैनेज कर रहे होते हैं। दूसरी तरफ हर एक कंपनी जो है वो अपना प्रोविडेंट फंड खुद ही बना सकती है। मीन्स एक बड़ी कंपनी है, बड़ी कंपनी का अगर हम नाम ले तो मान लेते हैं अ बिग कंपनी ऑफ द टाइप्स ऑफ योर रिलायंस इंडस्ट्रीज। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज जो है उसके इतने सारे एम्प्लॉइज हैं, मीन्स 50,000 से ऊपर एम्प्लॉइज हैं, तो वो कहती है कि मैं पैसे इकट्ठे करके ईपीएफ को क्यों दूं, मैं ये 50,000 लोगों के पैसे खुद ही इकट्ठे कर लेता हूं और एक प्रोविडेंट फंड भी अपना रजिस्टर करा लेता हूं। तो ये एक प्रोविडेंट फंड रजिस्टर करा लेता है। इस रजिस्टर्ड प्रोविडेंट फंड का, जिसमें उनके जो मालिक लोग, जो प्रमोटर ग्रुप है, एक ट्रस्टी वहां से बन जाता है, एक ट्रस्टी उनकी फाइनेंस का हेड बन जाता है, एक ट्रस्टी उनका एचआर का हेड बन जाता है। ये 3-4 मिलके ट्रस्टीज बन जाते हैं
और कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स जो है वो इसको रिकॉग्नाइज कर देता है। तो ये जो प्रोविडेंट फंड है ये इट विल बी एट पार विद ईपीएफ, ये रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड कहलाएगा। और जो है जैसे ये ईपीएफ है वैसे ही ये रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड होगा। दोनों के जो टैक्सेशन के बेनिफिट्स हैं वो ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट हो जाएंगे। अब एम्प्लॉई जो है वो कंट्रीब्यूट करेगा टू आरपीएफ, और जो कंट्रीब्यूट ये आरपीएफ में कर रहा होगा दैट विल बी डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। जो ये आपने जैसे जो है अगर आपकी सैलरी जो है दैट टर्न्स आउट टू बी 10,000 रुपीज, अगर 10,000 रुपए आपकी महीने की सैलरी है तो आप इसमें कंट्रीब्यूट कर रहे होंगे 2,400 रुपए महीने के, सॉरी 1,200 रुपए। आपकी कंट्रीब्यूशन जो है दैट विल बी 1,200। 10,000 का 12% आप कंट्रीब्यूट करेंगे, 1,200 रुपए आपने कंट्रीब्यूट करे, 1,200 इंटू 12 जो है दैट टर्न्स आउट टू बी 14,400 रुपए फॉर फुल ईयर। तो ये 1,200 इंटू 12 जो 14,400 रुपए आपके जो कंट्रीब्यूट हुए, दिस 14,400, ये जो 14,400 रुपए हैं ये आपको एक 80C की डिडक्शन मिलती है इनकम टैक्स एक्ट के अंदर। वो 80C की डिडक्शन लेने के लिए ये 14,400 रुपए आपके जुड़ेंगे। आप मैक्सिमम 80C की डिडक्शन जो ले सकते हैं, एक इंडिविजुअल मैक्सिमम डिडक्शन जो 80C में ले सकता है दैट इज इक्वल टू 1.5 लाख रुपीज। 1,50,000 रुपए की मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन डिडक्शन है जो अलाउड है। वो 1.5 लाख रुपए की लेने के लिए 14,400 रुपए तो आपके प्रोविडेंट फंड के ही जुड़ गए। अब अगर 1 मिनट के लिए बात कर लें कि आपकी सैलरी 10,000 ना होकर 1 लाख हो जाती है, रियलिस्टिक बात करते हैं, ये 10,000 तो बिल्कुल इमेजिनरी सी बात थी कि ऐसा शायद किसी के साथ होगा, बट आप लोगों की सैलरी तो थोड़ी बड़ी हुई होगी। सो योर सैलरी विल बी 1 लाख रुपीज, तो आपका जो प्रोविडेंट फंड कटेगा दैट विल बी 12,000। 12,000 इंटू 12 का मतलब हो गया आपने जो है टोटल कंट्रीब्यूट कर देना है 1,44,000 रुपए प्रोविडेंट फंड को। ये 1,44,000 रुपए की आपको 80C में डिडक्शन मिल जाएगी। इस 1,44,000 के अलावा 6,000 रुपए की डिडक्शन आप कोई और भी ले सकते हो। वो 6,000 रुपए की डिडक्शन जो है बहुत लंबी चौड़ी एक लिस्ट है जो आगे चल के हम पढ़ेंगे जब हम सारे हेड्स पढ़ लेंगे। बट मैं आपको एक इंडिकेशन दे देता हूँ, उसके अंदर जो है आप लाइफ इंश्योरेंस ले सकते हैं। आप म्यूचुअल फंड में जो इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम्स हैं, ELSS, इसमें पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। मींस जो जो आपको मैं इंश्योरेंस की बात कर रहा हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट लाइफ इंश्योरेंस। आप लाइफ इंश्योरेंस ले सकते हैं, आप इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम्स में पैसे लगा सकते हैं, आप बैंक से लोन ले सकते हैं घर बनाने के लिए। और घर बनाने के लिए जब आप उस लोन को पे बैक करेंगे, वापस से लोन देंगे, तो जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो भी आपका 80C डिडक्शन के लिए कैलकुलेट होता है इस 1.5 लाख की लिमिट के अंदर अंदर। इसके अलावा आप कुछ पेंशन फंड्स में भी पैसे लगा सकते हैं 1.5 लाख के लिए। इसके अलावा आप जो है आपके बच्चे होंगे उनकी जो ट्यूशन फीस पे करेंगे स्कूल में, वो ट्यूशन भी फीस भी 1.5 लाख के अंदर ही अंदर दे सकते हैं। बट अब आपकी अगर सैलरी ही 1 लाख रुपए महीना है तो ये 1,44,000 तो सीधा सीधा जो है 80C की डिडक्शन में आपका प्रोविडेंट फंड से चला जाएगा। और अगले साल आपको अगर 1 लाख सैलरी जो है वो 10,000 रुपए से भी बढ़ गई तो 1.5 लाख का 1.5 लाख यही कवर हो जाएगा। सो बाकी पड़ा पड़ाया बेकार चला जाएगा। तो दिस 1.5 लाख की डिडक्शन जो है ये आपको मिलनी है, हर एक एम्प्लॉय को मिलनी है। बट ये कब मिलनी है? अगर आप जो है वो ओल्ड टैक्स रिजीम, जो अल्टरनेट टैक्स रिजीम है, उसके हिसाब से अपनी टैक्स कंप्यूटेशन करोगे। अगर आप नए टैक्स कंप्यूटेशन करोगे नए रूल्स के हिसाब से, जिसमें अभी इस साल जो है वो 12 लाख रुपए तक की इनकम टैक्स फ्री हो गई है, उसमें इस पैसे को प्रोविडेंट फंड में जमा कराने की कोई डिडक्शन नहीं है। 80C की डिडक्शन कब है? ओनली व्हेन यू आर अंडर ओल्ड टैक्स रिजीम। तो यहां पर ये चीज लिखी हुई है, एम्प्लॉय एक्सरसाइज ये टैक्स एक्ट वेयर एन एम्प्लॉय एक्सरसाइजेज द ऑप्शन ऑफ शिफ्टिंग आउट ऑफ डिफॉल्ट टैक्स रिजीम। जब आप डिफॉल्ट टैक्स रिजीम से बाहर हो जाते हो, विच इज प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 115 BAC, मींस आप ओल्ड टैक्स रिजीम में हो तो ये 80C की डिडक्शन आपको मिलेगी, अदरवाइज नहीं मिलेगी। 80C की डिडक्शन का क्या मतलब है? जितनी आप टोटल इनकम कैलकुलेट करोगे अपनी टैक्सेबल, उसमें से ये 1.5 लाख रुपए कम हो जाएगी आपकी इनकम। मींस आपकी इनकम अगर टोटल बना के जो है वो 10 लाख बनी है तो 1.5 लाख की डिडक्शन लेने के बाद आपकी टैक्सेबल इनकम जो है वो
10 लाख माइनस 1.5 लाख 8.5 लाख रुपए रह जाएगी। ये पॉइंट क्लियर है? 80C की डिडक्शन क्या होती है, ये बात समझ में आ गई है? गाइस, Yes. यस सर। कुछ कंफ्यूजन, कोई डाउट तो मैं दोबारा रिपीट करता हूं, बोलो। No, sir. नो डाउट्स? सर जी एम्प्लॉय ਦਾ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ 1.5 ਲੱਖ ਤੇ ਉੱਪਰ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਐਕਸੈਸ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਟੈਕਸ ਲੱਗਣਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਤੇ ਟੈਕਸ ਲੱਗਣਾ? ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ 1.5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਕਮ ਰਿਡਿਊਸ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਨੂੰ ਵਧਾਓ ਆਪਣੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ, बट दैट विल नॉट रिड्यूस योर इनकम। 1.5 लाख तक की आपकी कंट्रीब्यूशन है तो वो आपकी इनकम रिड्यूस कर रही है अंडर इनकम टैक्स एक्ट। बट अगर आपकी कंट्रीब्यूशन 2 लाख रुपए हो जाती है तो उस 2 लाख की कंट्रीब्यूशन जो है उससे आपका कोई इनकम रिड्यूस नहीं हो रही है। मींस आपकी इनकम जो है वो 1 मिनट के लिए हम मान लेते हैं कि 15 लाख रुपए साल की इनकम थी। अब 15 लाख रुपए की इनकम में आपने अगर 1.5 लाख रुपए का प्रोविडेंट फंड जमा कराया तो आपकी इनकम जो है दैट विल टर्न आउट टू बी 13,50,000 रुपए। मगर अगर आपने 15 लाख रुपए की इनकम के ऊपर 2 लाख रुपए का प्रोविडेंट फंड जमा करा दिया तो भी आपकी इनकम जो है दैट विल बी 13.5 लाख रुपए ओनली फॉर टैक्सेबल पर्पसेस, क्योंकि आपकी मैक्सिमम अलाउबल डिडक्शन जो है वो 1.5 लाख ही है, बस इससे ज्यादा नहीं है। एट्टी सी में 1.5 लाख से ऊपर की डिडक्शन आप ले ही नहीं सकते। ओके सर। चलें आगे। यस सर। नेक्स्ट चीज जो आ जाती है वो आ जाती है कि एम्प्लॉयर की कंट्रीब्यूशन जो है दैट आर नॉट कंसिडर्ड पार्ट ऑफ एम्प्लॉयज इनकम एंड आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। वो जो है एम्प्लॉयर जो कंट्रीब्यूट करता है उसके ऊपर कोई इनकम टैक्स नहीं लगता है, वो सैलरी में आती ही नहीं है, तो एम्प्लॉयर से कंट्रीब्यूट कराने का ये फायदा है। अब आप कहोगे कि यार एम्प्लॉयर से कंट्रीब्यूट ज्यादा करा देते हैं, तो इनकम टैक्स वालों ने यहाँ कैप लगा दी है। एम्प्लॉय जो मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन कर सकता है वो 12% ऑफ सैलरी का ही कर सकता है, 12% से ज्यादा नहीं कर सकता है। अगर एम्प्लॉयर जो है वो 12% की जगह 13% कंट्रीब्यूट करता है, मीन्स आपकी सैलरी 1 लाख रुपए की थी, एम्प्लॉयर जो है वो 13,000 रुपए पर मंथ कंट्रीब्यूट करता है, तो 12,000 रुपए तो एग्जेम्प्ट है, मगर जो 13,000 है वो टैक्सेबल हो जाएगा, वो आपकी सैलरी में जुड़ेगा। ठीक है जी, ये कंसेप्ट क्लियर? जो Clear, अपर sir. कैप बाई एम्प्लॉयर दैट ही कैन कंट्रीब्यूट इज 12%, वो 12% से ज्यादा कंट्रीब्यूट नहीं कर सकता है। सो नॉर्मल कोर्स में क्या होता है, एम्प्लॉय भी 12% कंट्रीब्यूट करता है और एम्प्लॉयर जो है वो भी 12% ही कंट्रीब्यूट करता है। और इसके बाद जो नेक्स्ट एक और पॉइंट आ जाता है वो आता है कि इंटरेस्ट जो है इसके ऊपर मिलना है, जो एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर की कंट्रीब्यूशन दोनों हो रही है, इस पे जो इंटरेस्ट मिलना है उसके ऊपर भी कोई टैक्स नहीं लगना है। मींस आपको आपके अकाउंट में ही इंटरेस्ट जुड़ता जा रहा है और फिर इंटरेस्ट के ऊपर भी इंटरेस्ट मिलेगा और आपकी कंट्रीब्यूशन के ऊपर भी इंटरेस्ट मिलेगा। इस इंटरेस्ट के ऊपर भी कोई टैक्स नहीं लगना है व्हेन इट इज अ केस ऑफ रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। मगर इंटरेस्ट की भी कैप है कि ये 9.5% मैक्सिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट है जो एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स है। अगर कोई रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, बेसिकली जैसे हम रिलायंस की बात कर रहे थे वैसे ही कोई अडानी का हो सकता है, कोई अंबानी का हो सकता है, कोई टाटास का हो सकता है, किसी का भी हो, तो वो मैक्सिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 9.5% देगा, तो इट इज एग्जेम्प्ट। अगर वो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 9.5% से ज्यादा देता है
तो इन दैट केस इट विल बिकम टैक्सेबल। मींस अगर कोई जो है वो कहता है कि मैं तो 10% कमा कर दे रहा हूं, तो 0.5% जो होगा दैट विल बी टैक्सेबल। 9.5% तक एग्जेम्प्ट है, 9.5 के बियॉन्ड जो आधा परसेंट है वो उसके ऊपर इनकम टैक्स लगेगा। हर साल एक प्रोविडेंट फंड का रेट निकल कर आता है कि दिस इज गोइंग टू बी द रेट ऑफ इंटरेस्ट दैट प्रोविडेंट फंड विल गिव। जो रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड है वो मिनिमम उतना रेट ऑफ इंटरेस्ट तो देंगे ही देंगे। तो वो मिनिमम का है, मिनिमम से ऊपर 2% 1% एक्स्ट्रा देना बहुत सारे रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड्स की आदत होती है, वो कमाते हैं और देते हैं। तो अब ये कंसेप्ट हमें समझ में आ गया कि पैसे जब आप इन्वेस्ट करोगे तो एटीसी में डिडक्शन मिलेगी। दूसरा जो है एम्प्लॉयर जब कंट्रीब्यूट करेगा तो इट विल बी एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स सब्जेक्ट टू 12%। 12% से ज्यादा कंट्रीब्यूट करेगा तो वो टैक्सेबल हो जाएगा। मींस 12 की जगह 14 करा तो 2% टैक्सेबल हो जाएगा, पर 12% एग्जेम्प्ट ही है। इन दोनों पैसों के ऊपर एम्प्लॉय की कंट्रीब्यूशन और एम्प्लॉयर की कंट्रीब्यूशन, दोनों ने जो कंट्रीब्यूट किया हुआ है उसके ऊपर जो ब्याज आएगा वो भी आपका इनकम टैक्स मुक्त होगा। उसके ऊपर भी कोई आपने इनकम टैक्स नहीं लगाना है। वो कब तक टैक्स मुक्त है, कब तक उस पर टैक्स नहीं लगेगा, जब तक रेट ऑफ रिटर्न जो है वो 9.5% के अंदर अंदर है। 9.5% से ज्यादा हो गई तो उस एक्सेस के ऊपर टैक्स लगेगा। तो अब ये रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड की कहानी हो गई। अब इसमें जो है आप विड्रॉ जब करोगे इस पैसे को, अगर रिटायर हो रहे हैं, रिटायरमेंट के टाइम पे विड्रॉ करा रहे हो, तो जितना पैसा मिला, मतलब जितना भी पैसा इकट्ठा होके मिलेगा, सारा का सारा एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स होगा। किसी पैसे पे 1 रुपए का टैक्स नहीं देना है आपके। वो चाहे 10 लाख रुपए हो, 50 लाख रुपए हो, 1 करोड़ रुपए हो, कितना भी पैसा आपको मिलेगा दैट विल बी एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। वो जो पैसे आपको वापस मिलेंगे वो क्या क्या मिलेंगे? वो एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन होएगी, फिर एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन होएगी, और फिर जो है वो इंटरेस्ट, दोनों का इंटरेस्ट होगा, इंटरेस्ट ऑन दिस एंड इंटरेस्ट ऑन दिस ऑल्सो। तो ये 4 चीजें ऐसी हो गई, 1 2 3 प्लस 4। ये जो है इस पैसे के ऊपर कोई ब्याज, मतलब कोई भी इनकम टैक्स नहीं लगेगा। आप रिटायर हो जाओगे तो भी नहीं लगना। जब आप रिजाइन करोगे, रिजाइन कब करना है आपने? अगर आपने 5 साल की नौकरी कर ली है उसके बाद रिजाइन कर रहे हो तो भी आपको इस पे कोई टैक्स नहीं देना है। अगर आप 5 साल से पहले रिजाइन करते हो तो आपने इस पैसे को विड्रॉ कराते हो तो फिर टैक्स लगेगा। बट अगर आप 5 साल से पहले नौकरी छोड़ देते हो, किसी के यहाँ से रिजाइन कर देते हो, तो फिर आपके पास एक ऑप्शन है कि आप जो है पैसे को विड्रॉ मत कराओ, आप इस पैसे को कैरी फॉरवर्ड कर लो। जिस जगह पर आप नौकरी छोड़कर दूसरी जगह गए हो, ये प्रोविडेंट फंड वहां लिंक करा लो, फिर आपको टैक्स नहीं देना है। कभी भी अपनी सेविंग्स को, कभी भी अपनी इन्वेस्टमेंट्स को जब तक जरूरत ना हो, बहुत जरूरत ना हो, कभी तोड़ाना नहीं चाहिए। तो ये आम आदमी तुड़ाए ना, इसीलिए ये वाला क्लॉज लगाया गया है कि अगर 5 साल से पहले आप रिजाइन कर देते हो कहीं से, तो आप विड्रॉ कराते हो तो टैक्सेबल है इनकम, विड्रॉ कराओगे तो टैक्सेबल है, अदरवाइज टैक्सेबल नहीं। अदरवाइज जो है आप उसको कैरी फॉरवर्ड कर लो। एक क्लॉज इसमें और दिया गया हुआ है जिस केस में वो टैक्सेबल नहीं होगी। मींस आप 5 साल से पहले रिजाइन कर देते हो फिर भी ये टैक्सेबल नहीं होगी। मतलब उसके लिए क्या कंडीशंस होनी चाहिए? उसके लिए कंडीशन होनी चाहिए कि आपका जो एम्प्लॉयर, जो आपकी कंपनी है वो बंद ही हो गई, मींस बिकॉज ऑफ नो फॉल्ट ऑफ यूअर्स, आपकी कोई गलती ही नहीं थी, कंपनी ही बंद होगी, उस वजह से जो है आपको रिजाइन करना पड़ा, जाना पड़ा, क्योंकि अब कंपनी एग्जिस्ट ही नहीं करती है। तो फिर जो पैसे आपको मिलेंगे दैट विल बी एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। दूसरा केस क्या है? अगर कोई एम्प्लॉय जो है वो इन कैपेसिटेट हो जाता है, मींस उसको जो है वो कैपेसिटी ही नहीं रहती है उसकी फर्दर जॉब करने की। इनकैपेसिटेट हो गया मींस बीमार हो गया, अब वो जॉब करने लायक बचा ही नहीं, तो उस केस में भी 5 साल से पहले रिजाइन करने पर उसको जो है वो जो पैसे मिलेंगे वापस उसके अपने, दैट विल बी एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। अदरवाइज जो पैसा आपको मिलेगा उसके ऊपर टैक्स लगेगा। और टैक्स कैसे लगेगा? वो टैक्स ऐसे लगेगा जैसे आपका प्रोविडेंट फंड रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड नहीं बल्कि अनरिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड था। मींस उसकी ट्रीटमेंट ऐसे हो जाएगी जैसे यू आर नॉट पार्ट ऑफ आरपीएफ बट यू आर पार्ट ऑफ यूआरपीएफ। अब यूआरपीएफ में क्या क्या चीजें होती हैं वो हम अब समझते हैं।